अब हमारे साथ हैं कैपिटल माइंड के फाउंडर और सीईओ दीपक शिनॉय। उनसे बात करते हैं मार्केट्स पर और कुछ स्टॉक्स पर। दीपक, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो जो कल रिलायंस की एजीएम हुई उस पर आपका व्यू जानना चाहूँगा, क्योंकि कई लोग थोड़े से निराश थे शायद कि एक स्पेसिफिक रोड मैप दिया नहीं। हालांकि उन्होंने एक सक्सेशन प्लानिंग क्लियरली अनाउंस कर दी है, लेकिन एक क्लियर कट शायद डीमर्जर का प्लान नहीं था या फिर वो फंड रेजिंग का और स्पेसिफाई नहीं किया। आपका क्या व्यू था एजीएम के बाद? थैंक्स अनुज जी। और आई थिंक पहले ये बता दें, हम रिलायंस ओन करते हैं तो एक तरह से हम भी बायस्ड ही हैं, लेकिन आई थिंक इस एटलीस्ट मैं तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ खास आएगा डीमर्जर के बारे में। अभी टाइम नहीं है एक्चुअली। उनको एक्चुअली सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा किस बिजनेस के लिए। आई थिंक रिलायंस रिटेल में काफी क्लियर है, और बाकी में भी आई थिंक क्लैरिटी आने लगी है, बट अभी आई थिंक और थोड़ा टाइम है। आई वॉज थिंकिंग 2-3 years और रहेंगे इसके डीमर्जर के लिए। अभी जियो फाइनेंशियल्स का डीमर्जर हुआ है, और आई थिंक अगर और डीमर्जर होगा तो आई थिंक इट विल ओनली बी नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर। बिजनेसेस में उन्होंने जो बताया, आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग ये था कि वो जिनके प्लान्स थे उनके सोलार के हिसाब से, और जो वो एआई के बारे में बात कर रहे थे। ऑफ कोर्स इट्स वेरी अर्ली, लेकिन जो नंबर्स उन्होंने डाले वो काफी बड़े नंबर्स हैं। 2 GW जस्ट फॉर एआई लेवल प्रोसेसिंग। और उन्होंने जो नंबर्स बताए, उन्होंने जो जैसे रिलायंस रिटेल के बारे में, या फिर उन्होंने जो जियो फाइनेंशियल्स के बारे में बोला कि इंश्योरेंस बिजनेस में स्टार्ट करेंगे। आई थिंक ये जो अनाउंसमेंट थी वो छोटी सी थी। एक्चुअली बिजनेस अभी आया नहीं है, ना कुछ एआई का आया है, ना या फिर जियो फाइनेंशियल्स में भी कुछ अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जब स्टार्ट होगा तभी पता चलेगा कि किस तरह के बिजनेसेस, किस तरह का स्कोप है, स्केल है। अभी आई थिंक हम पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में कि डीमर्जर होगा और ये बिजनेसेस इंडिपेंडेंटली लिस्ट होगी। लेकिन आई थिंक इस साल में आई थिंक एजीएम में कुछ ज्यादा उसके बारे में नहीं बताया। द अदर बिजनेस प्लान्स आर मोर इंटरेस्टिंग। दूसरे बिजनेस प्लान ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दीपक, गुड आफ्टरनून एंड कंग्रेचुलेशंस। आई बिलीव आप अपनी 9th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये कल हुई है या आज है? परसों एक्चुअली सैटरडे, इट वाज 26th of August. Okay, congratulations and it's been 9 years of Capital Mind. हाँ, नहीं, आपने सिर्फ एनिवर्सरी बोला। मैंने कहा कि 9 तो नहीं होंगे। कैपिटल माइंड की 9th एनिवर्सरी। अच्छा दीपक, मैं आपसे एक तो जियो फाइनेंशियल पर एक सवाल है अनुज के प्रश्न के पीछे। स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा था और लगातार वो लो सर्किट्स पर था क्योंकि वो टेक्निकल सेलिंग आ रही थी इंडेक्स फंड्स की तरफ से। क्या वो पूरी हो चुकी है? क्या अंदाजा लग रहा है? और इस समय क्या कुछ विजिबिलिटी के लिहाज से, कंसिडरिंग आपका भी पैसा उधर पार्क्ड है, आप किस पर बैंक करेंगे? क्या वो इंश्योरेंस बिजनेस होगा या फिर जो इन्होंने बड़े प्लेयर्स के साथ टाई अप किया हुआ है एमसी बिजनेस को लेकर, वो ज्यादा ड्राइव करने वाला है? एक्चुअली नन ऑफ दीज। सच बताऊं तो एक्चुअली इसमें एक ही बिजनेस है जिसमें आप वैल्यूएशन इतना दे सकते हो उस बिजनेस को, और वो है लेंडिंग। अगर ये फाइनेंस कंपनी रिलायंस के जो रिटेल के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सप्लायर्स हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, इनको लेंड करती हैं, और इनके पास इनके कैश फ्लो के बारे में काफी डीप नॉलेज है। इन्होंने इनफैक्ट सॉफ्टवेयर भी लगाया है काफी रिटेलर्स के पास कि जिससे वो इन्वेंट्री अपना ट्रैक कर सके, या फिर अपने सेल्स का और पीओएस सॉफ्टवेयर बना सके। इससे उनके जो एनपीए कंट्रोल है, क्रेडिट कंट्रोल, वो बहुत डीप जा सकता है कंपेयर टू अदर एनबीएफसीज, जिनके पास ऐसा डेटा आसानी से नहीं मिलेगा उनको, इस तरह का डेटा। तो अगर जब और ये जियो फाइनेंशियल्स जब अपना लेंडिंग बिजनेस स्टार्ट करेगी, इट इज देन दैट आई थिंक द रियल वैल्यूएशन विल कम। क्योंकि अगर जो अभी देखें तो रफली 4 times बुक है, और अगर बुक वैल्यू को आप रिलायंस के शेयर ओनरशिप के हिसाब से देखें, जियो फाइनेंशियल्स के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के 6% के शेयर्स हैं, जिसकी वैल्यू 1,10,000 1,20,000 करोड़ के से ज्यादा है। तो उस हिसाब से देखें तो शायद करंट वैल्यूएशन जस्टिफाई हो सकती है, लेकिन उस वैल्यूएशन से कोई पब्लिकली लिस्टेड कंपनी को यूजुअली वैल्यू नहीं करता है। यूजुअली डिस्काउंट देते हैं 40-50% का, अगर आप होल्डिंग कंपनी हो गए तो। मेन चीज है कि अगर आप लैंडिंग बिजनेस स्टार्ट करो, इसमें आप 2 लाख 3 लाख करोड़ का बुक आप सेटअप करो, तो तब आपकी वैल्यूएशन
1.5 लाख करोड़ या 2 लाख करोड़ हो सकती है। और जब तक वो नहीं आएगा, आई थिंक इंश्योरेंस और एएमसी बिजनेस से जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल होगा। हमें लॉन्ग टर्म ही देखना है इसमें। आई थिंक शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं आएगा। इंडेक्स फंड की जो सेलिंग है वो आई थिंक अभी थोड़ी सी बाकी है और आएगी। अब सितंबर 1 के बाद ही पता चलेगा कितनी सेलिंग है। बट आई थिंक काफी डील्स हो चुके हैं लास्ट फ्यू डेज में, क्योंकि ये डील के हिसाब से ही होगा, क्योंकि इतनी वॉल्यूम है, करीबन 5,000 करोड़ का वॉल्यूम है। तो ये डील्स के हिसाब से ही होगा और सितंबर 1 को शायद इनकी सेलिंग मोस्टली कंप्लीट हो जाएगी। ओके दीपक जी का ये व्यू था जियो फाइनेंशियल्स पे, साथ ही साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। और एक निजी राय कृपया इसमें ज़रूर इंक्लूड करें। इस चैनल का स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, तो एक निजी व्यू ज़रूर रखें। अच्छा दीपक जी, ब्रॉडर मार्केट्स पे आपका व्यू क्या है? मतलब अप्रैल मई जून में एफआईज फ्लो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे और करीब करीब मेरे कैलकुलेशंस के हिसाब से करीब करीब 0.76 ट्रिलियन लगभग 75,000 करोड़ रुपए आए। लेकिन इस वक्त ग्लोबल पोजीशनिंग है, स्पेशली यूएस में रेट हाइक के जो चांसेस बन रहे हैं, या फिर आपको लगता है अगर बन रहे हैं, तो क्या एफआईज की तरफ से अनवाइंडिंग अगले 1-2 महीने में और पॉसिबल है आपके मुताबिक? वैसे सच बताऊं तो एक्चुअली उनका जो जुलाई में था उसको अगर मिला दें तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा उन्होंने 4 महीने में इन्वेस्ट किया इंडिया में। अगस्त के फिगर्स मैंने अभी नहीं देखे, लेकिन अभी भी पॉजिटिव ही है शायद। इसमें मुझे ये लगता है कि आई थिंक अगर करेक्शन आएगा तो वो मोस्टली जो डैमेज चाइना में हो रहा है या फिर जापान में हो रहा है उसकी वजह से आएगा। यूएस में उतना डैमेज नजर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा रेट हाइक होगा भी। तो वहां पे एक ही चीज है जो आई थिंक सबसे ज्यादा वरीसम है, विच इज उनके जो मॉर्गेज रेट्स हैं, वो जो अपने होम लोन के रेट्स उनको 3%, 3.5% हुआ करती थी, अभी 7.5% के करीब आ गए हैं। तो उस वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस है, लेकिन वो जिस तरह से यूएस मार्केट है वो शायद उस स्ट्रेस को मेजर इशू में बदलने के लिए आई थिंक नियरली 1 ईयर और लगेगा। तो अभी के लिए आई डोंट थिंक देयर इज अ मेजर ट्रिगर कि एफआईएस अपना पैसा जल्दी से निकाल दें। लेकिन अगर निकालेंगे तो वर्ल्ड वाइड क्राइसिस होगा। उसका अभी कोई अंदाजा नहीं है कि क्यों होगा या कब होगा। लेकिन आई थिंक इंडियन इकोनॉमी वैसे काफी स्ट्रांग है। अपने आप से हमारे इंटरेस्ट रेट्स भी शायद थोड़े से यहाँ से बढ़ेंगे, क्योंकि वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ गए तो बढ़ेंगे ही। पर हमारे जो कॉर्पोरेट्स हैं वो काफी अपना डिलीवर कर चुके हैं। डेट का कम है पिछले सालों के हिसाब से। डेट इक्विटी रेशियो इज एट 8-year लो इन कंपैरिजन विथ व्हाट इट वाज इन 2015। तो अभी ऐसा लग रहा है कि कॉर्पोरेट्स तो झेलेंगे। आई थिंक रिटेल में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सो अगर ब्रॉड मार्केट्स देखें तो थोड़े से मैक्रो ट्रिगर्स हैं डाउनसाइड की तरफ, लेकिन मैक्सिमम अपसाइड की तरफ है अभी भी। इंडियन मार्केट्स आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप पी देखें रेशियो निफ्टी का, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वो एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर की वजह से 22 या 23 दिखा रहा है, एक्चुअली है 21। सो 21 times ट्रेलिंग अर्निंग्स इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव। एंड आगे जाके देखें तो आई थिंक अर्निंग्स ग्रोथ भी आएगी सितंबर और दिसंबर क्वार्टर्स में। ओके। अच्छा, ये एक चीज़ बताइए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर इसमें आपका क्या व्यू बन रहा है? अभी एक जो खबर आई कि उज्ज्वला स्कीम के अंडर जो सब्सिडी दी जा रही है एलपीजी पर, अब वो बढ़ाई जाएगी 200 रुपये पर सिलेंडर। एक रिकॉर्ड प्रॉफिट के बाद भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के शेयर्स चले नहीं पिछले 1 महीने में। क्या मार्केट को ये रिस्क लग रहा है कि अब इलेक्शन में जाते हुए शायद और कुछ इम्पैक्ट आए, शायद पेट्रोल और डीजल के मार्केटिंग मार्जिन्स पर भी शायद थोड़ा सा इम्पैक्ट आए? बिल्कुल अनुज, आई थिंक प्रॉब्लम ये है कि अगर इलेक्शन आ रहे होते हैं तो इंडिया में वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को अपने मार्केटिंग प्राइसेस बढ़ाने नहीं देते हैं। अगर बाय चांस क्रूड का स्पाइक हो गया, अगर वर्ल्ड मार्केट्स में $100 चला गया, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अपने मार्जिन को रखने के लिए अपना सेलिंग प्राइस नहीं इंक्रीज कर सकते, क्योंकि वो पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं। इसलिए मार्केट उसको डिस्काउंट ही कर देती है। चलो आपने प्रॉफिट बना लिया तो कल आप लॉस बनाओगे, वो तो पक्का ही है। और अगर ज्यादा प्रॉफिट बनाओगे तो गवर्नमेंट किसी और तरह से मतलब उसको कॉम्पेंसेट कर देगी। जैसे उन्होंने कहा उज्ज्वला, अभी तो उन्होंने बोला कि जो सब्सिडी है वो तो गवर्नमेंट देगी, ऑयल मार्केट कंपनीज नहीं देंगे, लेकिन ये भी चीज होगी कि किसी और तरह से दे विल बी एन एडजस्टमेंट। आई थिंक इसको आप नॉर्मल कंपनी की तरह वैल्यू नहीं कर सकते। हमारे पास थी ये कंपनीज, हम काफी फ्रस्ट्रेट हो गए इन द एंड कि इनको बिजनेस की तरह नहीं चलाया जा रहा है, एक तरह से एक एक आर्म ऑफ द गवर्नमेंट की तरह चला जा रहा है। तो ठीक है, ऐसे
है ऐसी कंपनीज, तो हमें हर कंपनी में पार्टिसिपेट करने की जरूरत तो नहीं है। तो हमने कहा कि चलो इसको अच्छा भी है, अगर बैलेंस शीट और बिजनेस देखो तो ऐसा लगता है कि हमें कल ही खरीदना चाहिए, पर ये जो कॉम्प्लिकेशंस है ये बैलेंस शीट के बाहर से हैं, तो इसलिए हम इसको बस कहते हैं कि अच्छे नंबर्स हैं, बस बाहर से देखेंगे। फेयर इनफ। दीपक, न्यू एज स्टॉक्स पर आपकी राय, स्पेशली जोमेटो, कंसिडरिंग कल टाइगर ने अपना बचा हुआ हिस्सा बेचा और काफी नामी निवेशकों ने यहाँ पर हाथों हाथ लिया उस स्टॉक को। आज सुबह में हम पढ़ रहे थे कि बैरन्स ने कैसे स्विगी के बिजनेस को फिर से मार्कअप किया है। क्या ये एक इंडिकेशन है कि जोमेटो का जो फूड डिलीवरी का कारोबार है उसमें और तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है? ब्लिंकिट को लेकर अभी भी वो प्रॉफिटेबिलिटी आना बाकी है, लेकिन आप कैसे पोजीशन करेंगे अपने आप को? आप क्या होल्ड करते हैं या फिर पैसे लगाए हैं स्टॉक में? नहीं, हमने तो नहीं लगाया, बट एक्चुअली प्रॉब्लम इसमें ये था कि जोमेटो का जो कोर बिजनेस वो काफी अच्छा है, वो पहले से हमें अच्छा लगा था कि जोमेटो और स्विगी ही शायद एट द टॉप लेवल यही बचेंगे। ये बिजनेस अपने आप से ही प्रॉफिटेबल होने के मतलब हो जाएगा, एक तरह से एटलीस्ट क्लोज टू प्रॉफिटेबिलिटी हो जाएगा। लेकिन इनके जो ब्लिंकिट के जो लॉसेस हैं वो काफी ज्यादा थे, अबाउट 200-300 करोड़ पर क्वार्टर। अभी इनके पास 11,000 करोड़ रुपए कैश है। उस कैश से वो जितना इंटरेस्ट कमाते हैं, उस इंटरेस्ट से ब्लिंकिट का लॉस निकल जाता है, तो इस तरह से इट इज काइंड ऑफ ओके। लेकिन लॉन्ग टर्म में ब्लिंकिट को भी प्रॉफिटेबल बनना पड़ेगा, या फिर उनको एक टाइम पे शट डाउन करना पड़ेगा। आई थिंक सम डिसीजन विल हैव टू बी टेकन, लेकिन इनका जो कोर फूड बिजनेस है वो काफी एक्साइटिंग है। और जब तक कि हमें क्लैरिटी नहीं आता कि ब्लिंकिट कहाँ जा रहा है और कितना, मतलब इसको अगर आप और एक्सपैंड करोगे और लॉस लोगे, तो फिर ये जो इंटरेस्ट का जो ऑफसेट था वो ऑफसेट नहीं बचेगा, फिर और लॉस होंगे। इसका अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि ब्लिंकिट में अगर क्या वो और इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर वो नहीं करेंगे और फिर वो सिर्फ फूड डिलीवरी में करेंगे, तो फिर मुझे लगता है कि ये अच्छा स्टॉक है, बट विदाउट दैट क्लैरिटी आई एम नॉट विलिंग टू पुट अ लॉट ऑफ मनी इनटू द स्टॉक। अच्छा दीपक जी, आज की जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली स्टोरी है वो है केमिकल स्टॉक। सब में काफ़ी अच्छा खासा मूव है। जो पिछले 3 महीने में प्राइस डैमेज हुआ, आपने कहीं एंट्री ली है केमिकल्स में दीपक जी? नहीं, अभी एक्चुअली किसी ने हमें भेजा कि ये एसीटोन के प्राइसेस बढ़ गए हैं और फिर काफी बॉटम आउट हो रहा है। यूजुअली ऐसा होता है कि स्टॉक के प्राइसेस पहले बढ़ते हैं, फिर बाद में न्यूज आता है। तो जब स्टॉक के प्राइस बढ़ते हैं तो हम यूजुअली अपना मतलब रिसर्च स्टार्ट करते हैं कि देखो कुछ अगर हो रहा है यहाँ पे। ये और टेक्सटाइल सेक्टर में भी काफी इंटरेस्टिंग डील्स हुए हैं रिसेंटली, तो आई थिंक उसकी वजह से हम देखना स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई स्टार्ट नहीं किया इन्वेस्टमेंट्स। आई थिंक फंडामेंटली और 2 क्वार्टर्स इनके मतलब खराब ही रहेंगे केमिकल्स में एटलीस्ट। लेकिन शायद स्टॉक प्राइसेस काफी पेसिमिस्टिक हो गए थे, तो एक तरह से आई थिंक उसका एक थोड़ा सा एडजस्टमेंट आ रहा है अभी स्टॉक प्राइसेस में। लेकिन हमने अभी कोई फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट नहीं किया ज्यादा। हमारे पास थोड़े केमिकल्स कंपनीज हैं, लेकिन हमारा आउटलुक यहाँ पे 3 या 5 साल के करीब है। सो आज के स्टॉक प्राइस इफेक्ट नहीं करते। ओके दीपक, कोफोर्ज पर अब आपका क्या व्यू है? वो जिस तरीके की ब्लॉक हुई और प्रमोटर्स निकल ही गए, एक मिड कैप आईटी का सबसे बेस्ट आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा, सबसे महंगा स्टॉक है। यहाँ पर अब अगर आप इसको ट्रैक करते हैं, अगर जिनके पास है उनके लिए क्या व्यू होगा? एक्चुअली सच बताऊं तो आपने जब बोला मुझे तभी पता चला कि प्रोमोटर्स ने एग्जिट किया। आई हैवंट बीन ट्रैकिंग कोफोर्ज फॉर अ व्हाइल, बट अब देखना पड़ेगा। एक्चुअली आईटी में भी काफी इंटरेस्टिंग मूव्स आने को देखने को लगे हम। ये अगर आप देखें तो मतलब इवन कंपनीज लाइक परसिस्टेंट, जिसमें वी हैव अ स्मॉल ओनरशिप, एंड अ फ्यू अदर स्टॉक्स, इनमें आई थिंक प्राइस मूवमेंट्स आने लगे हैं, लेकिन कोई फंडामेंटल कुछ चेंज ऐसा नहीं हुआ है। हमें फील्ड से तो यही नजर आ रहा है कि बजट्स अभी भी कंस्ट्रेन्ड हैं, कोई ज्यादा बिग डिसीजंस लेने को तैयार नहीं है, और कोई कॉन्ट्रैक्ट शिफ्टिंग भी नहीं हो रहा है कि एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर को शिफ्ट किया जाए। सो इस वजह से हमें मतलब कोई फंडामेंटल रीजंस नहीं दिख रहे हैं अभी एक्साइटमेंट के लिए। बट कोफोर्ज का मैं आई डोंट नो, दे मे बी समथिंग कंपनी स्पेसिफिक जो मैंने नहीं ट्रैक किया है। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। बात हो रही थी केमिकल शेयरों की। दीपक नाइट्राइट देखिए, सुबह से इसको हमने शो में कई बार लिया और एकदम से अब 7-7.5% के मूव, एक लास्ट बर्स्ट आ रहा है स्टॉक में और क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हुए देखिए एक फ्रेश इंटरडे हाई पर अब 2180 की तरफ
ये स्टॉक। चलिए डीलिंग रूम फीडबैक ले लेते हैं।